ओके, चलिए शुरू करते हैं आज के लाइव सेशन को। देखिए, आज के टाइम पे जैसे कि अगर योगा को हम देखते हैं तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम पर्सन जो है वो एडवांस सीखना चाहते हैं, और मैं इस चीज़ को गलत नहीं मानता। एडवांस हम सभी को सीखने की कोशिश करनी चाहिए। इससे हमारी बॉडी की रेंज ऑफ मोशन इम्प्रूव होती है, फ्लेक्सिबिलिटी इम्प्रूव होती है, स्टेबिलिटी इम्प्रूव होती है, मोबिलिटी इंक्रीज होती है, आपकी डेली टू डेली एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो इम्प्रूव हो जाती हैं। लेकिन आज के टाइम पे एडवांस का कॉन्सेप्ट लोगों ने धीरे धीरे चेंज कर दिया है। एडवांस का मतलब लोग सिर्फ फ्लेक्सिबिलिटी को लेकर चल रहे हैं कि सिर्फ हमने अपनी बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाना है, फ्लेक्सिबल बनाना है, और स्प्लिट खोलना है। बैकवर्ड पे बहुत ज़्यादा टेंशन देते हैं कि हाँ बैकवर्ड को स्ट्रेच करना है, स्ट्रेन करना है, और जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लग गई हैं। और आप यकीन नहीं मानोगे, बहुत सारे प्रैक्टिसनर मुझसे कांटेक्ट करते हैं, वो सीखने से पहले अपनी प्रॉब्लम्स बताते हैं कि मेरी बैक में ये इंजरी होगी, मेरी ग्रोइंग मसल्स में इंजरी होगी, हैमस्ट्रिंग पुल हो रखी है, किसी का शोल्डर पुल हो रखा है, किसी का नेक के मसल्स में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रखा है। बहुत सारी प्रॉब्लम को शेयर करते हैं। तब कुछ चीज़ें हैं जो आप सभी को ध्यान में रखना है, ताकि आप जब भी प्रैक्टिस करो और इस टाइप की इंजरी से आप अपने आप को दूर रख सको। अगर हम आसन को सिंपल वे में अगर हम समझे, दैट इज आसन इज इक्वल टू में फ्लेक्सिबिलिटी प्लस में स्टेबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी के लिए आप डिफरेंट टाइप के रोलिंग्स कर रहे हैं, प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, तो स्टेबिलिटी के लिए क्यों नहीं करते आप लोग? स्टेबिलिटी के लिए आप लोगों को स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे प्रैक्टिसनर आसन्स को देखते हैं, आसन्स के लिए ड्रिल्स करते हैं, डिफरेंट टाइप के प्रैक्टिसेस को देखते हैं। इस आसन के लिए 10 प्रैक्टिस हो गई, 5 प्रैक्टिस हो गई, 7 प्रैक्टिस हो गई, बहुत सारे प्रैक्टिस को देखते हैं, उन्हीं पे लग जाते हैं। और बहुत सारे प्रैक्टिसनर तो प्रैक्टिस के बिना डायरेक्टली उस आसन को अटेम्प्ट करते हैं। मसल पुलिंग होना कॉमन सी बात है, अगर आप इस चीज़ पर ध्यान नहीं रखेंगे। कितने ही अच्छे प्रैक्टिशनर हो आप, कितने भी एडवांस प्रैक्टिशनर हो, प्री प्रैक्टिस और पोस्ट प्रैक्टिस सबसे इम्पोर्टेंट होती है मेन प्रैक्टिस के अलावा। उस मेन प्रैक्टिस से पहले कौन सी प्रैक्टिस कर रहे हो और उस मेन प्रैक्टिस के बाद आप कौन सी प्रैक्टिस कर रहे हो, वो आपके मसल्स की टोनिंग और रिलैक्सेशन पर वर्क करता है। इसलिए प्री और पोस्ट पे बहुत ज़्यादा फोकस कीजिए, उसके काउंटर पोजेस पे फोकस कीजिए कि आप कौन सा उस आसन के रिगार्डिंग काउंटर पोज करना चाहिए, ताकि आपके मसल जो है वो रिलैक्स हो जाए। नेक्स्ट चीज स्टेबिलिटी। अगर आप हैमस्ट्रिंग की मसल्स की ट्रेनिंग कर रहे हैं फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, तो उसी दिन उसी टाइम आपको उसकी स्टेबिलिटी के लिए स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी करना जरूरी है। जैसे एग्जांपल, आप सुमो स्क्वाट्स कीजिए, ग्लूट्स ट्रेन हो जाएंगे, बैक को स्ट्रेट रख के कीजिए, थोड़े से लंजेस कर लीजिए। इससे आपके धीरे धीरे क्वाड्रिसेप्स मसल और हैमस्ट्रिंग मसल्स साथ ही साथ ट्रेंड होते रहेंगे, जो आपकी सपोर्ट करेंगे उस फ्लेक्सिबिलिटी को मेंटेन करने में। देखिए, प्रैक्टिस करके आप अपनी फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव कर लेते हैं, लेकिन उस फ्लेक्सिबिलिटी को संभालने के लिए आपको स्टेबिलिटी की ट्रेनिंग भी तो करनी होगी। और स्टेबिलिटी की ट्रेनिंग 2 तरीके से होती है। एक तो आसन में लंबे टाइम तक होल्ड करके होती है, और दूसरी होती है आपके लिए, आप उसके लिए डिफरेंट प्रैक्टिस कर रहे हैं, डायरेक्ट स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हैं उन मसल्स के लिए। दोनों ही जरूरी हैं। आसन में जब आप होल्ड करते हैं तो मसल मेमोरी इंक्रीज होती है, और जब आप डिफरेंट टाइप से स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हो तो उससे जो मसल्स में जो स्ट्रेंथ होती है वो धीरे धीरे इंप्रूव होती है। मसल्स मेमोरी इंक्रीज करना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे प्रैक्टिसनर किसी आसन के रिगार्डिंग 10 प्रैक्टिस तो कर लेते हैं, लेकिन उस आसन को होल्ड लंबे ड्यूरेशन के लिए नहीं करते। हर एक आसन को मिनिमम आपको मिनिमम से मिनिमम 1 मिनट की होल्डिंग जरूर देनी है। और सबसे पहले शुरू करो ये चीज़ बेसिक आसन से, डायरेक्ट एडवांस आसन में होल्डिंग करने की कोशिश मत करो, उससे बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती है। पहले बेस को स्ट्रॉन्ग करो, धीरे धीरे अपने लेवल को बढ़ाओ, और फिर एडवांस आसनों को होल्ड करना जरूर करो। इस पॉइंट को जरूर याद रखें, बेस स्ट्रॉन्ग होगा तो ही एडवांस स्ट्रॉन्ग होगा। अगर बेस स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आप एडवांस स्ट्रॉन्ग नहीं कर सकते। एक और पॉइंट, ब्रीदिंग। ब्रीदिंग बहुत 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 ही इंपॉर्टेंट है कि आप जब वो प्रैक्टिस कर रहे हैं तो ब्रीदिंग के कौन से पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, आप इनहेल एक्सेल कर रहे हैं कि नहीं, नॉर्मल ब्रीदिंग कर रहे हैं कि नहीं, मसल्स कितना कॉन्ट्रैक्शन में रख रहे हैं, मसल कितना रिलैक्सेशन में रख रहे हैं। डिपेंड करता है बहुत ज़्यादा कि आप कितने लंबे टाइम तक इस प्रैक्टिस को मेंटेन करके ले जा सकते हो। जब भी हम प्रैक्टिस करते हैं तो आपने महसूस किया होगा कि आपको या तो ब्रीथलेसनेस फील होता है, फेंटिंग जैसी फीलिंग होती है, मसल्स में वीकनेस फील होता है, आप स्ट्रेंथ नहीं लगा पा रहे हो उस आसन को खींचने के लिए। इन सब का सॉल्यूशन ब्रीदिंग हो सकता है। अगर आप ब्रीदिंग पर फोकस करना सीख गए,
जैसे कि होल्डिंग करना सीखे, अभ्यंतर बाह्य के साथ आपने एक्सेल करके होल्ड किया, इनहेल करके होल्ड किया। क्योंकि जैसे कि हम सल्वासन करते हैं, चक्रासन करते हैं, जिसमें हमारा बॉडी इन्वर्जन में रहता है या फिर चेस्ट में प्रेशर रहता है, उस टाइम हमें नहीं पता लगता कि हम ब्रीदिंग कैसे करें, क्योंकि हम डायरेक्ट एडवांस आसन ट्राई करें। बेसिक में हमने होल्डिंग की नहीं, मसल्स मेमोरी हमने इंक्रीज किया नहीं, लंग्स में उतना प्रेशर वाली चीज़ें हमने होल्डिंग की नहीं, और डायरेक्ट आप एडवांस सीखने की कोशिश करते हैं, ब्रीथलेसनेस होता है। बहुत सारे प्रैक्टिसनर को मैंने कंपटीशन में जब वो परफॉर्म कर रहे हैं, उनको फेंट होते हुए भी देखा है, उनको अटैक आते हुए भी देखा है, क्योंकि ब्रीथलेसनेस हो जाती है उस टाइम पे। तो ये बहुत कॉमन सी छोटी सी चीज़ है, लेकिन इसका जो इम्पैक्ट है बहुत लॉन्ग टर्म के लिए पड़ता है, बहुत लंबे ड्यूरेशन के लिए। तो खास तौर पर ब्रीदिंग पर फोकस करें। दूसरा, जब हम आसन कर रहे होते हैं, अगर आप प्रॉपरली इनहेलेशन एक्सहेलेशन नहीं करते, ऑक्सीजन की मात्रा बॉडी में अगर कम हो जाती है, तो वहाँ से मसल्स टीयर अप स्टार्ट होने होते हैं, मसल स्ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है, मसल्स में प्रेशर बढ़ता है, और धीरे धीरे उससे मसल पुलिंग होती है, नर्व पुलिंग होती है, और आपको इंजरी हो जाती है। ठीक है, तो इन चीज़ों पर आपको मेनली फोकस करना है प्री प्रैक्टिस पोर्शन। देखिए, जब बैकवर्ड बेंडिंग के ऊपर बात करता हूँ, जब भी आप बैकवर्ड बेंडिंग के ड्रिल्स कर रहे हैं, प्री पर फोकस करना है, मेन फोकस तो आप कर ही रहे हैं, पोस्ट प्रैक्टिस पर भी फोकस करना है। पोस्ट प्रैक्टिस में आपको 2-3 चीज़ें लेनी है। बैकवर्ड बेंडिंग के बाद फॉरवर्ड बेंडिंग करना है, लेकिन इमीडिएट फॉरवर्ड बेंडिंग नहीं करना। याद रखिए, जब भी आप एडवांस आसन कर रहे हैं, बैकवर्ड बेंडिंग के इमीडिएट बाद फॉरवर्ड बेंडिंग नहीं करना होता है। बैकवर्ड बेंडिंग के बाद आइए, थोड़ा सा रिलैक्स कीजिए, उसके बाद फॉरवर्ड कीजिए, फॉरवर्ड के साथ में ट्विस्टिंग कीजिए, ट्विस्टिंग के बाद में आपको स्ट्रेंथनिंग कीजिए। यानी बैकवर्ड बेंडिंग के बाद थोड़ा सा रिलैक्सेशन, एंड देन थोड़ा सा फॉरवर्ड, एंड देन ट्विस्टिंग, एंड देन स्ट्रेंथनिंग। आपकी बैक को कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं सकता, आप एडवांस से एडवांस अगर आप अपनी बॉडी को लेकर जाते हैं तो। लेकिन प्रैक्टिशनर क्या करते हैं, फटाफट बैकवर्ड किया, फटाफट फॉरवर्ड किया, दैट इज खत्म। नहीं, सिर्फ फॉरवर्ड इज नॉट अ प्रॉपर सॉल्यूशन फॉर द बैकवर्ड काउंटर पुल। आपको वहाँ पे ट्विस्टिंग भी करना होगा, स्ट्रेंथनिंग भी करना होगा, ये बहुत ज़रूरी है। जब भी आप बैकवर्ड बेंडिंग कर रहे हैं, स्पाइन को इलेंगुएट कीजिए एंड देन बेंड कीजिए ब्रीदिंग के साथ। अगर आप इलेंगुएट नहीं कर रहे, अपनी वर्टिब्रा को स्ट्रेच नहीं कर रहे और सिर्फ आप कंप्रेस कर रहे हैं, तब आपको पेन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। 99% आज के एडवांस प्रैक्टिशनर को, बहुत सारे प्रैक्टिशनर को, या तो बैकवर्ड बेंडिंग के ड्यूरेशन में पेन होता है, या बैकवर्ड बेंडिंग से वापस आते हुए पेन होता है। क्यों? क्योंकि वो प्रॉपर टोनिंग नहीं कर रहे मसल्स में, स्ट्रेंथनिंग नहीं कर रहे, स्टेबिलिटी की प्रैक्टिस नहीं कर रहे, और जिसकी वजह से इनको इतना प्रॉब्लम होती है कि एक सर्टेन एज के बाद उनको योगा या तो छोड़ना पड़ता है, या उनकी फ्लेक्सिबिलिटी उनसे धीरे धीरे छूटने लगती है, उनका मन ही निकल जाता है, क्योंकि वो उनकी बॉडी प्रॉपर ट्रेंड हो ही नहीं रही है, सिर्फ फ्लेक्सिबिलिटी फ्लेक्सिबिलिटी। देखिए, बहुत सारे प्रैक्टिस में जेनेटिकली उतनी फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि वो सिंपल प्रैक्टिस से भी वो अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी को अचीव कर लेते हैं। कंपटीशन हमें उनके साथ नहीं रखना। एक जनरल प्रॉब्लम आज के टाइम पे हो गया है सोशल मीडिया की वजह से, हम सामने एक पोज देख लेते हैं जो कि बहुत अच्छा होता है, और उस पोज के बिहाफ पर हम डायरेक्टली उस पोज को ट्राई करते हैं, यानी उसके पीछे बैकग्राउंड पे नहीं जाते कि उस पोज को अचीव करने के लिए हमने कितना टाइम लगाया, उसकी बॉडी कैसी है और हमारी बॉडी कैसी है, उसका एज कितना है, हमारा एज कितना है। देखिए, एज जस्ट अ नंबर, ये हम कहते हैं, लेकिन हमें ये चीज़ नहीं भूलना चाहिए कि जैसे जैसे एज बढ़ती रहती है, हमारी मसल्स रिकवरी, सेल्स की रिकवरी स्लो डाउन होती रहती है। इस चीज़ को तो हम नहीं बदल सकते ना, तो हम इस चीज़ को कंसिडर करते हुए ही अपने प्रैक्टिस पर मॉडिफिकेशन लाने की ज़रूरत है। जो उन्होंने किया है एज इट इज़ करने की आवश्यकता नहीं है। आप अपनी बॉडी को समझिए कि इस आसन में आपको कहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है, और उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए कौन कौन सी प्रैक्टिसेस हैं, उन प्रैक्टिस को आप किस तरीके से कर सकते हैं, किस चीज़ का ध्यान देना चाहिए, किस चीज़ का ध्यान नहीं देना चाहिए। ध्यान रखें। एक और पॉइंट, अलाइनमेंट। अलाइनमेंट तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। जो भी प्रैक्टिस कर रहे हैं आप, हम देखते हैं कि मेनली हम जो बड़ी मसल्स की ट्रेनिंग है उसको ध्यान देते हैं, लेकिन छोटी मसल्स की ट्रेनिंग पर ध्यान नहीं देते। जब भी आप ट्रेनिंग कर रहे हैं, आपको टोस की पोजीशन भी ध्यान देना है, एंकल की पोजीशन भी ध्यान देना है, नीज की पोजीशन भी ध्यान देना है, आपको अपने हिप्स की पोजीशन ध्यान देना है, आपको बैक की पोजीशन, कहाँ पे इनहेल हो रहा है, कहाँ पे एक्सहेल हो रहा है, कौन से मसल्स कॉन्ट्रैक्शन करने चाहिए, कौन से मसल्स रिलैक्स करने चाहिए, हाथों की पोजीशन क्या होना चाहिए, हमारा फोकस कहाँ होना चाहिए। देखिए, फिजिकली लेवल पे नहीं, आपको मेंटली लेवल पर भी ध्यान देना है कि हम उस टाइम फोकस कहाँ कर रहे हैं। जब हम कोई भी प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हमारा ध्यान कहाँ होना चाहिए, हमें कैसा फील, सारी चीज़ मैटर करती है कि आपकी प्रैक्टिस कितनी जल्दी रिजल्ट देगा।
ठीक है, बहुत सारे प्रैक्टिशनर बात कर रहे हैं, वो उधर ध्यान है, लेकिन इधर ड्रिल्स करते जा रहे हैं। ये सब चीज़ें थोड़ा सा अवॉइड करेंगे तो रिजल्ट लेकर आने में आप लोगों को आसानी होगी। ये थी बैकवर्ड बेंडिंग की। अब बात करते हैं हैमस्ट्रिंग। ग्रोइन इंजरी भी बहुत सारे प्रैक्टिशनर को होती है। उसका कारण ये है कि जब भी आप स्प्लिट करते हैं हम ओवर प्रेशर दे देते हैं। स्प्लिट में देखिए एक चीज़ होता है, हमारी बॉडी का जो वेट होता है वो हिप जॉइंट पर प्रेशर डालता है ताकि जो हिप्स और ज़मीन के बीच का जो डिस्टेंस है वो धीरे धीरे रिड्यूस होने लगे और हमारी हैमस्ट्रिंग मसल्स पूरी स्ट्रेच हो जाए और हम 180 हम स्प्लिट कर लें। लेकिन कई सारी चीज़ों का यहाँ पे ध्यान देना होता है कि आपको बॉडी वेट कितना प्रेशर डालना है। देखिए जब हम स्प्लिट करते हैं तो हाथों को साइड में रख लेते हैं या फिर सामने रख लेते हैं। वो वेट ट्रांसफ़र आपको स्लो स्लो करना होता है और तो विद ग्रेविटी जब आप जैसे 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 आप होल्डिंग करते जाएंगे मसल धीरे धीरे स्ट्रेच हो जाएंगे। और कभी भी इसको डेज में मत बांटो। बहुत सारे प्रैक्टिशनर मुझसे कॉल करते हैं, क्लासेस के रिगार्डिंग पूछते हैं, तो पहला सवाल उनका ये रहता है कि मेरे को कितने दिन में मैं इतना फ्लेक्सिबल हो जाऊँ। देखिए डेज के हिसाब से आप अपनी फ्लेक्सिबिलिटी को मत बांटिए, ये टोटली मैं गलत मानता हूँ। आप बस इसको कंसिस्टेंट रखो और हर जो भी प्रैक्टिस कर रहे हो 5 to 10 डेज़ के अंदर उसको सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट दिखना चाहिए। अगर इम्प्रूवमेंट नहीं दिख रहा, उससे आपकी रेंज ऑफ मोशन, मोबिलिटी, आपको ईजीनेस नहीं हो रहा, तो मतलब ये है कि आपको वो प्रैक्टिस का पैटर्न चेंज करने की आवश्यकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप 10 दिन में आपको ये अचीव करना है, 1 महीने में वो अचीव करना है, 1 साल बाद आपका कंपटीशन है तो आपको ये चीज़ करना ही करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए। डेज़ के हिसाब से अगर आप बांटते हो, अपने आप की प्रैक्टिस को बांटते हो, तो मतलब आप इंजरी की तरफ अपने पहला कदम रख दिया है। अब जैसे जैसे आप कॉम्पिटिटिव नेचर रखते रहोगे दूसरे के साथ, वहाँ पे आप सेकंड स्टेप रखोगे जो कि इंजरी करता ही करता है। देखिए ऐसा नहीं है कि हमें कभी इंजरी नहीं हुई है, हमें इंजरी हुई है, उसी का एक्सपीरियंस मैं आप सभी के साथ शेयर कर रहा हूँ कि ये चीज़ें ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है कि आप कंपटीशन खुद के साथ रखो, बाहर के साथ नहीं। देखिए आपने ये कहोगे कि ये इधर से पड़ी हुई बात उधर है, लेकिन ये बात फैक्ट है। जब जब आप कंपटीशन दूसरों के साथ लगाओगे ना, तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें सामने आ जाती हैं कि हम ओवर पुलिंग के, ईगो के कारण बहुत प्रेशराइज करते हैं खुद की बॉडी को, जो कि इंजरी की तरफ लेकर चला जाता है। तो थोड़ा इस चीज़ को अवॉइड रखो। इम्प्रूवमेंट होना ज़रूरी है प्रैक्टिस से। कितना वो आपकी बॉडी को कितना एफर्ट्स लगा रहे हो और कितना एफर्ट्स आपकी बॉडी अलाउ कर रही है कि हाँ इतना ही प्रेशर मैं झेल सकता हूँ या झेल सकती हूँ, इतना ही मुझे देना है। इस चीज़ को समझते हुए थोड़ा सा लेट हो जाएंगे, लेकिन आराम से चलते रहिए। आप लंबे टाइम के लिए फ्लेक्सिबिलिटी को मेंटेन कर पाएंगे, अदरवाइज प्रॉब्लम हो जाती है। जब भी आपकी ग्रोइन मसल्स की इंजरी हो जाएगी तब आपको स्प्लिट को हमेशा अवॉइड करना है। स्प्लिट उस टाइम अवॉइड रखिए, हैमस्ट्रिंग की स्ट्रेचिंग को अवॉइड रखो। जैसे कि अब आप कहोगे कि एक लेग में होगा तो दूसरे लेग्स का क्या करें। जिस लेग्स में इंजरी हुई है उस लेग्स के नीचे ब्रिक्स रख के आप फॉरवर्ड बेंडिंग करो, हल्का सा नी फोल्ड करके करो ताकि वहाँ की हैमस्ट्रिंग को थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिल जाए। आइसिंग कर सकते हैं, हल्का हल्का प्रेस करके आप कंप्रेशन लेकर आ सकते हैं ताकि ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव हो। थोड़ा थोड़ा इलेंगुएट करते रहिए। इसको राइस थेरेपी बोलते हैं, RICE। आर से रेस्ट, आई से आई, सी से कंप्रेशन, ई से इलेंगेट, यानी हल्का हल्का स्ट्रेचिंग करना है। बिल्कुल उसको फ्रीज भी नहीं होने देना, हल्का हल्का करते रहना है। तो इस चीज़ को करते हुए आप अपने जो है ये ग्रोइन मसल की इंजरी है उसको कर सकते हैं। और जब आप ग्रोइन मसल की इंजरी हो जाए तो थोड़ा ग्लूट्स मसल की स्ट्रेंथनिंग और ग्लूट्स मसल्स की मोबिलिटी पर आपको वर्क करना है ताकि जो हैमस्ट्रिंग पर डायरेक्ट प्रेशर पड़ रहा है उसको थोड़ा सा रिड्यूस किया जाए। सबसे इम्पोर्टेंट, बैक एंड ग्रोइन मसल्स की इंजरी पे आपके ग्लूट्स मसल्स बहुत डिपेंडेंट होते हैं। ग्लूट्स जिनके फ्लेक्सिबल हैं वो बैक के प्रेशर को भी सेपरेट कर देते हैं, मतलब थोड़ा सा बैक के प्रेशर को लेके बैक के प्रेशर को कम कर देते हैं। अगर ग्लूट्स आपके फ्लेक्सिबल हैं तो फॉरवर्ड बेंडिंग करते समय हैमस्ट्रिंग पर होने वाले स्ट्रेच को भी ईजी कर देते हैं। तो इसलिए ग्लूट्स की ट्रेनिंग प्रॉपरली करो, हिप जॉइंट आपके प्रॉपरली, और जितने अच्छे तरीके से इसको फ्लेक्सिबल कर सकते हो उतने अच्छे से फ्लेक्सिबल करने की ट्रेनिंग आपको करनी चाहिए। ठीक है। शोल्डर मसल्स की, शोल्डर जॉइंट की इंजरी हो जाती है तो शोल्डर रोटेशंस वगैरह कीजिए, थोड़ा सा प्रेसिंग दीजिए, जैसे जो आपके थोरेसिक वाला पोर्शन होता है वहाँ पे प्रेस करके बाहर की तरफ इसको इलेंगेट करना चाहिए। इससे धीरे धीरे रिलैक्सेशन मिलता है। फुल हैंड रोटेशन, शोल्डर एक्सटेंशन, शोल्डर कंप्रेशन, ताड़ासन में वॉकिंग, इस तरीके से करके आप अपनी स्पाइन को और शोल्डर को भी रिलैक्स कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट है तो मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, मैं इस चीज़ के बारे में आप सभी के साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता था, इसलिए मेरा आज लाइव आने का कारण था।
स्ट्रेंथ एंड स्टेमिना के लिए कौन सा आसन? देखिए, स्ट्रेंथ एंड स्टेमिना के लिए आसन नहीं, सूर्य नमस्कार के वेरिएशन कीजिए। सूर्य नमस्कार के मैंने 3 वेरिएशन बना रखे हैं, बिगिनिंग, इंटरमीडिएट, एडवांस। बिगिनिंग जो हम जनरली करते हैं, बस उसमें थोड़ा सा पोस्चर के अलाइनमेंट पे ध्यान देना होता है। उसकी एक वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, आप देख सकते हैं। इसके रिपीटेशन बढ़ाइए ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। और स्ट्रेंथनिंग के लिए रिसेंटली मैंने एक वीडियो डाली थी इंस्टा के ऊपर, इसमें 5 तरह की प्रैक्टिसेस बताई हैं, और वो पाँचों प्रैक्टिस आपके बैक को, ग्लूट्स को और कोर को ट्रेंड करते हैं, आपके शोल्डर भी उसमें आ जाते हैं, तो वो चीज़ आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। बाकी मैंने एक हैमस्ट्रिंग के ग्लूट्स के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है, 20 मिनट की वीडियो है, उसमें मैंने प्रॉपर्ली प्रैक्टिस बता रखी है, जो कि 1 घंटे का सेशन है। मैंने फास्ट फॉरवर्ड करके उसको 20 मिनट में डाला हुआ है। अब वो देखिए, उससे आपके हैमस्ट्रिंग भी ट्रेंड होंगे, ग्लूट्स भी ट्रेंड होंगे, जो कि आपको बहुत हेल्पफुल रहता है उस चीज़ के रिगार्डिंग। सर, त्रिविक्रम आसन की प्रैक्टिस में हैमस्ट्रिंग में पेन होता है, कौन सी प्रैक्टिस है? देखिए, इसमें ना अभी आपको हैमस्ट्रिंग की स्ट्रेंथनिंग देनी है, ग्लूट्स की स्ट्रेंथनिंग दीजिए। अभी त्रिविक्रम आसन या फिर स्प्लिट मत कीजिए अगर आपके ग्रोइन मसल्स में इंजरी हुई है। लेकिन अगर ग्रोइन मसल्स में इंजरी नहीं हुई है तो सबसे पहले अपने स्प्लिट को 180 से ज़्यादा बनाओ। स्प्लिट की प्रैक्टिस करो, अपने 180 से इसको इम्प्रूव करने की कोशिश करो, 200 तक जाने की कोशिश करो। विद द वॉल सपोर्ट और चेयर सपोर्ट की पोजीशन में आपको हल्का स्ट्रेच करके 180 पे नहीं लेकर आना, 170 के पास स्ट्रेच करके यहाँ पे होल्डिंग करो। जब 1-1 मिनट होल्डिंग करने लगो, विदाउट एनी पेन होने लगे, फिर आपको 180 की तरफ आ जाओ। ईजीली, आराम से हो जाएगा। इसके अलावा एक वीडियो मेरी त्रिविक्रम आसन के ऊपर है, 2 वीडियो आई थिंक, आप उनमें से कोई भी एक वीडियो देखिए जो रिसेंटली मैंने पोस्ट किया है खुद की प्रैक्टिस के साथ, उसको आप देखिए, उसमें और भी आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। चक्रासन कितने दिन में लगेगा? देखिए सर, चक्रासन अगर आपकी थोड़ी बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है, चक्रासन के लिए बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी की ज़रूरत नहीं होती, नॉर्मल भी फ्लेक्सिबिलिटी है तो विदिन 3-4 डेज़ की प्रैक्टिस में आसानी से हो जाना चाहिए, ठीक है। आप बस अपने शोल्डर ओपनिंग, क्वाड्रल स्ट्रेचिंग और थोड़ा सा लंबर स्ट्रेचिंग पर आप फोकस कीजिए, डेफिनेटली आपका चक्रासन हो जाएगा। थैंक यू। और कुछ आप सभी को पूछना हो, बाकी हमारी ऑफलाइन क्लासेस दिल्ली में स्टार्ट हो गई हैं, लाजपत नगर में, आप आ सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन क्लासेस भी चल रही हैं। ऑनलाइन क्लासेस हमारे डिफरेंट एस्पेक्ट पे होती है, कभी फॉरवर्ड बेंडिंग, बैकवर्ड बेंडिंग, ट्विस्टिंग, हैंड बैलेंस, लेग बैलेंस, स्ट्रेंथनिंग, इन सारी चीज़ों पर होती है, तो आप उसमें भी ज्वाइन कर सकते हैं। और बहुत जल्दी मैं आप सभी के लिए एक वर्कशॉप लेकर आ रहा हूँ, 1 वीक का वर्कशॉप होगा। हर रोज़ आपको एक डिफरेंट एस्पेक्ट में लर्निंग करने को मिलेगा। एक दिन फॉरवर्ड बेंडिंग लर्न करने को मिलेगा पूरा, एक दिन बैकवर्ड बेंडिंग लर्न करने को मिलेगा, एक दिन स्प्लिट लर्न करने को मिलेगा, एक दिन मूवमेंट एक्सरसाइजेस लर्न करने को मिलेगा, जो कि स्ट्रेंथ एंड स्टेमिना के लिए वन ऑफ द बेस्ट थिंग होती है, आपके मसल्स मेमोरी के लिए भी, मसल्स कोऑर्डिनेशन के लिए भी। एक दिन ट्विस्टिंग, एक दिन हैंड बैलेंस, एक दिन लेग बैलेंसिंग, मतलब दोनों बैलेंसिंग एक दिन में कवर हो जाएंगे, तो एक दिन क्वेश्चन आंसरिंग। तो ऐसे करके 7 दिन का सेशन होने वाला है, आप सब इंटरेस्टेड हो तो ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। श्योर। एनीथिंग एल्स, एनीवन? अगर आपको कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हैं, आपके क्वेश्चंस का आंसर देने की कोशिश करूँगा। ओके, ठीक है। थैंक यू सो मच ऑल, आप सभी का जुड़ने के लिए। उम्मीद करूँगा कि ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके काम आएंगी आगे प्रैक्टिस को बढ़ाने के लिए। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, जल्दी एक नई वीडियो का अपडेट लेकर आऊँगा आप सभी के साथ। हरिओम, नमस्ते सभी को। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद सभी।